फर्टिलाइज़र शेयरों में एक खरीदारी वापस लौटती हुई दिखाई दे रही है। आज भी जरा अगर हम देखें तो चाहे वो आरसीएफ हो, चंबल हो, इन सब में अच्छी बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दीपक फर्टिलाइज़र हो, सब में अच्छा रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आरसीएफ जो है करीब 5.5% के आसपास की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। अभी फर्टिलाइज़र पैक को लेकर के आपका नज़रिया, आपका व्यू क्या है? और मानसून अगर सामान्य रहता है या सामान्य से बेहतर रहता है तो ऐसे में फर्टिलाइज़र शेयरों को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ पोजीशन, कुछ खरीदारी की सलाह रहेगी यहाँ पर? देखिए, पहले तो विपुल ये क्षेत्र अक्सर बजट के समय पर हर कर्क में आता था और फिर बाकी के समय पर ये ठंडा पड़ जाता था जी। लेकिन सरकार ने काफी कुछ नीतियों में बदलाव किया। नीम अब पिलाई जाती है ताकि यूरिया और फर्टिलाइजर का दुरुपयोग ना हो, उसका काला बाजारी ना करे लोग। हमारे किसान भाई बहनों को ज्यादा जानकारी दी जाती है, टेक्नोलॉजी भी दी जाती है जिससे किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए यूरिया और फर्टिलाइजर का, जिसमें से अपने खेत में से ज्यादा से ज्यादा पैदावार और अलग अलग पैदावार खड़ी कर सके और इनकी आय बेहतरीन तरीके से आए। जैसे मैंने कहा, क्षेत्र पसंद है और यहाँ पर एक कंपनी है दक्षिण भारत स्थापित कोरोमंडल इंटरनेशनल। ये कंपनी काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की सूची में रही है, आज भी है। और मैं मानता हूं कि जैसे जैसे देश उन्नति करता जाएगा, बाकी सब स्तर पर तो सही, लेकिन कृषि उद्योग में भी मेरे ख्याल से जिस प्रकार से उन्नति हो रही है और आने वाले भविष्य में होगी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है कृषि क्षेत्र का विकास दर में और एक बहुत बड़ा कारण होता है महंगाई दर को नीचे की तरफ रखने। बिल्कुल सर, काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही। अच्छा सर, एक बात बताइए कि मानसून को ध्यान में रखते हुए अभी कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं या कुछ चुनिंदा शेयरों के नाम अगर आप ले सकें जो आपको अच्छे लग रहे हों, और अगर मानसून सामान्य रहता है तो जहां पर अच्छी डिमांड आ सकती है, एफएमसीजी जैसे शेयरों, या फिर और भी कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे नज़र रखनी चाहिए? देखिए, खपत ना दो प्रकार की होती है, एक है डिस्क्रिशनरी, एक है नॉन डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी मतलब आप अभी खर्चा ना करके बाद में आने वाले भविष्य में खर्चा करते हैं, उसको डिस्क्रिशनरी कहते हैं। नॉन डिस्क्रिशनरी होता है जिस पर खर्चा करना ही करना है, जैसे खाने पीने की पदार्थ, जिसको हम एफएमसीजी क्षेत्र कहते हैं। बिल्कुल। ये जो डिस्क्रिशनरी है वहां पर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल ले लीजिए, जैसे कूलर हो गया, एयर कंडीशन हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एंट्री लेवल मोटरसाइकिल हो गई, एंट्री लेवल गाड़ियां हो गई, हीरे जवाहरात सोना हो गया, जिस पर आप बाद में खर्चा कर सकते हैं। तो एफएमसीजी में आईटीसी, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, मैरिको, नेस्ले, ब्रिटानिया, ये सब नाम है। डिस्क्रिशनरी में आपका आ जाता है हैवेल्स इंडिया, वोल्टास, सिम्फनी जैसा शेयर। एंट्री लेवल कार सेगमेंट में एंट्री लेवल दो पहिया वाहन में आपको बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प। एंट्री लेवल कार में एमएनएम और मारुति और टाटा मोटर आ जाता है। जेम्स एंड ज्वेलरी का जो मैंने बात किया, सोना, क्योंकि सोने के दाम अपने जीवन के सर्वोच्च स्तर पर है और मेरा अनुमान है ये आगे आने वाले समय और भी ऊपर जा सकता है। तो एक तो है कंपनी टाइटन कंपनी, और दूसरा होता है गोल्ड लोन कंपनीज जैसे कि मुथूट और मनप्पुरम। तो इन सब और मैं ये मानता हूं कि ये वित्तीय वर्ष जो शुरू हुआ है विपुल, तीसरी तिमाही से जो बदलाव बजट में किया गया है उसका सकारात्मक असर जमीनी स्तर पर आएगा, जहां तक खपत का सवाल। ठीक सर, बिल्कुल। यहाँ पर जो है सर, क्या ये टाटा मोटर्स को लेकर के खतरे खत्म हो गए क्या सर? जो चिंताएं थी, अब ये आ रही है, वो आ रहे हैं, ईवी पर वो जाएगा, सारी खबरें निराधार रहीं, खासतौर से घरेलू बाजार के लिहाज से, कि बहुत ज़्यादा वेलकम किया जा रहा है यहाँ पर मस्त साहब की कंपनी को प्रमोट करने के लिए, वो सारी खबरें निराधार रहीं। अभी क्या फ्यूचर दिखाई दे रहा है टाटा मोटर्स का आपको? बीच में बीवाईडी का भी आया था, जो चाइना की कंपनी है, जैसे टेस्ला है चाइना की, तो उसका भी खबरें आई थी कि कहीं दक्षिण भारत में ये अपना उत्पादन क्षमता खड़ी करने के बाद अगर सरकार की तरफ से खंडन किया गया है। और बिल्कुल भाई, टेस्ला आए या टेस्ला का बाप आ जाए, या बीवाईडी आ जाए या बीवाईडी का बाप आ जाए, मैं ये मानता हूं कि हमारी कंपनियां बहुत ही सक्षम और मजबूत है। और जहां तक वाहनों का सवाल है, भारतीय उपभोक्ता बहुत ही सेंसिटिव है, पहले तो दाम को लेकर के और फिर काम को लेकर के। टेस्ला की गाड़ी आपको 15-20 लाख में नहीं मिलने वाली बिल्कुल जी, ना ही बीवाईडी आपको 15-20 लाख में मिलेगी, कम से कम 40 लाख के ऊपर की गाड़ियां होगी।
और उसी दाम में आपको भारतीय कंपनियां बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ियां दे रही हैं, तो फिर आप उस गाड़ियों की तरफ क्यों जाएंगे? तो देखेंगे, जब आएंगे तब देखेंगे। वो कहावत है ना हिंदी में, कई गाजी आए और कई गाजी गए। तो भारत में तो फोर्ड भी आकर के लौट गई, जीएम भी आकर के लौट गई। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले समय। ठीक सर। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और आज सर एक सेक्टर और है जिसमें अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल फिलहाल में बहुत सारी जो बीमा कंपनियां हैं उन्होंने अपने प्रीमियम में बढ़ोतरी की है। बीमा अभी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि बहुत बड़ा बाज़ार जो है वो अछूता है और उसको कैप्चर करने के लिए मार्केट काफ़ी खुला हुआ है। ऐसे में बीमा कंपनियों पे आपकी राय क्या है? आज हम देख रहे हैं कि बीमा कंपनियों में अच्छी खासी खरीदारी जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें हम देख रहे हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस जो है ठीक ठाक मजबूती के साथ करीब 5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा बाकी जो इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जनरल इंश्योरेंस करीब 2.5% ऊपर है। इंश्योरेंस कंपनियों पर क्या व्यू है सर आपका अभी के माहौल को देखते हुए? देखिए, नतीजे पे आए हैं कुछ कंपनियों के, और दो दो प्रकार होते हैं। एक है नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जैसे कि आपने बताया जीआईसी और न्यू इंडिया, उसके साथ साथ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर एज अ डिस्क्लोजर हमारी खरीदारी की राय है। और फिर है जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनियां, मिसाल के तौर पर एलआईसी, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। इन चारों कंपनियों पर, जो जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनियां, हमारी खरीदारी की राय है। लेकिन अगर आप यहां पर निवेश करते हैं तो आपकी जो समय सीमा है वो कम से कम 2-2.5 साल होनी चाहिए।